साइंस अब सिर्फ रटने का सब्जेक्ट नहीं रहेगा। अब हम समझेंगे कि साइंस एक्चुअली काम कैसे करता है। तो क्लास 9th की जो न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 आज मैं इतने इजी वे में समझाने वाली हूँ कि आपको पूरा चैप्टर एक ही बार में याद हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन, जिसका पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हम समझेंगे कि साइंस सिर्फ फैक्ट या डेफिनेशंस नहीं होती बल्कि एक वे ऑफ थिंकिंग होती है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि साइंटिस्ट कैसे ऑब्जर्व करते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, लॉज और थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है और साइंस प्रेडिक्शंस कैसे करती है। और सबसे अच्छी बात, इस वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर 1 शॉट में कंप्लीट कराने वाली हूँ, वो भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर करने वाली हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो अगर आप क्लास 9th में हो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ साइंस इन अर्लियर क्लासेस। तो जो हमने पहले की क्लासेस में क्या पढ़ा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इन अर्लियर क्लासेस साइंस एनकरेज यू टू बी क्यूरियस। हैविंग क्यूरियस का क्या मतलब होता है? हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो और लर्न समथिंग। तो देखो, जो क्लास 8th की साइंस थी उसका नाम ही क्या था? क्यूरियोसिटी। या फिर आपकी अगर पुरानी बुक होगी तो उसका कुछ और नाम होगा। बाकी अभी जो क्लास 8th की बुक है उसका नाम है क्यूरियोसिटी। तो वो आपको क्या बनाती है? क्यूरियस बनाती है। तो उससे क्या आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आता है कोई सी भी नई चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है, तो ये सभी हमने पुरानी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो नाउ इट टॉट यू टू डू ऑब्जर्वेशन। तो अर्लियर क्लासेस में जो बुक थी उसमें आपने ऑब्जर्वेशंस देखी थी, यानी कि आपने केयरफुली चीज़ों को देखा था, नोटिस किया था, ताकि आप अच्छे से किसी भी ऑब्जेक्ट या इवेंट के बारे में अंडरस्टैंड कर सके। किसी भी ऑब्जेक्ट को समझने में, किसी इवेंट को समझने में कि किस तरीके से कोई इवेंट हुआ है, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करने में वो हेल्प करती थी। मतलब उसने ऑब्जर्वेशन करना सिखाया था क्यूरियोसिटी बुक ने। यू ऑल्सो लर्न टू आस्क क्वेश्चन। आप क्वेश्चंस करना भी सीखे थे। आपके मन में डाउट्स आते थे, इंक्वायरीज आती थी कि कैसे और क्यों ये चीज़ हुई है, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग साइंस, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है साइंस को समझने के लिए। ये सारी आपने प्रीवियस क्लासेस में जाना था। मतलब कि आप क्यूरियस बने थे, आपने ऑब्जर्वेशन की थी, आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, आपके मन में डाउट्स आए थे। नाउ साइंस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। तो साइंस आपको क्या हेल्प करती है? समझने में कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती है, यानी कि द प्रोसेस और वे इन विच समथिंग फंक्शंस, यानी कि कोई सी भी प्रोसेस कैसे हुई है, कैसे फंक्शन हुई है हमारी डेली लाइफ में। तो इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि साइंस बिगिंस विद अ फीलिंग ऑफ वंडर। साइंस की शुरुआत होती है फीलिंग ऑफ वंडर से। अब फीलिंग ऑफ वंडर का मतलब होता है अ सेंस ऑफ सरप्राइज एंड अमेजमेंट एंड डेवलपिंग फर्दर बाय कनेक्टिंग आइडियाज़। तो यहाँ पे हम साइंस को समझेंगे। फीलिंग ऑफ वंडर यानी कि सेंस ऑफ सरप्राइज, हमको कुछ चीज़ अमेज करेगी, सरप्राइज करेगी जब हम अलग अलग आइडियाज़ को कनेक्ट करेंगे। और आइडियाज़ कनेक्टिंग मीन्स अलग अलग थॉट्स, ऑब्जर्वेशन को एक दूसरे से जोड़ना ताकि हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। तो बेसिकली ये एनसीईआरटी में फर्स्ट पैरा में दिया है। अब जो हम क्लास 9th में पढ़ने वाले हैं वो है सेकेंडरी स्टेज। तो सेकेंडरी लेवल पर साइंस जो है बहुत एडवांस हो गई है, यानी कि हम और ज़्यादा हायर लेवल ऑफ लर्निंग करेंगे जिसमें हम डीप एक्सप्लोरेशन करेंगे। हमारी बुक का नाम ही क्या है? एक्सप्लोरेशन है, यानी कि किसी भी चीज़ को बहुत डिटेल में स्टडी करना। ठीक है, तो साइंस सिर्फ फैक्ट्स के बारे में नहीं है बल्कि ये साइंस हमको समझने में मदद करती है किसी भी प्रोसेस के पीछे क्या फैक्ट है, कि किस तरीके से कोई चीज़ कैसे हुई है, कोई प्रोसेस कैसे हुई है, वो सभी साइंस समझाती है।
यू विल लर्न हाउ डू प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी कि आप सीखेंगे कि किस तरीके से हमको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है, किसी चीज़ को केयरफुली देखना है और उसमें उसका मेजरमेंट कैसे करना है, यानी कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अगर हमको कुछ चीज़ कैलकुलेट करनी है तो मेजर करनी है तो किस तरीके से आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे और कौन से टूल्स का यूज़ करेंगे। नाउ यू विल ऑल्सो लर्न टू यूज़ सिम्बल्स, आप सिम्बल्स का यूज़ करना भी सीखेंगे। जैसे कि साइंस में सिम्बल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि M फॉर मीटर, V फॉर वेलोसिटी, F फॉर फोर्स। तो ये सारी क्या है, अलग अलग क्वांटिटीज़ है। और इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। इक्वेशंस क्या होती है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं जो कि दो क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप समझाते हैं, शो करते हैं। तो साइंस में बेसिकली हम मॉडल्स के बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मॉडल्स क्या होते हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन होते हैं किसी भी एक रियल ऑब्जेक्ट का या फिर सिस्टम का, ठीक है, ताकि हम कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को आसानी से समझ सके, उसके स्ट्रक्चर को देख के समझ सके। तो इसमें हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या होता है, जो बहुत सारे इंटरकनेक्टेड पार्ट्स से मिलके बना होता है। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी अलग अलग पार्ट से मिलके बनी है, जैसे स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, मसल्स, बोन्स, ये सारी जो इंटरकनेक्टेड पार्ट्स है वो मिलकर के पूरा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम ह्यूमन बॉडी। और जैसे एग्जाम्पल एक और हम ले कॉम्प्लेक्स सिस्टम का, तो वो जैसे कि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है, ह्यूमंस, एनिमल्स, नेचर, एयर। सो ये सारे इंटरकनेक्टेड पार्ट्स है जो मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं। एट दिस स्टेज you are expected to look more closely, you think carefully and understand how science connect to nature। अब आप इसमें और भी ज़्यादा केयरफुली जानेंगे और समझेंगे कि साइंस जो है नेचर से कनेक्टेड है, यानी कि जो हमारी फिज़िकल वर्ल्ड है उससे कनेक्टेड है, टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। टेक्नोलॉजी यानी कि जो मशीन्स, टूल्स जो कि ह्यूमंस ने बनाए हैं उसके बारे में आप समझेंगे और हमारी डेली लाइफ के बारे में भी समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कि ये टेक्स्ट बुक का पर्पस क्या है। तो ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन, ये डिज़ाइन की गई है ताकि डेवलप करी जाए एक हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग थिंग्स केयरफुली एंड थिंकिंग डीपली। तो आपकी ये आदत बन सके कि आप कोई सी भी चीज़ जो आपके अराउंड हो रही है उसको आप केयरफुली ऑब्जर्व करें और उसके बारे में डीपली सोचें, यानी कि एक्सप्लोर करें। उसके लिए ये एनकरेज करती है। साथ ही ये क्वेश्चंस पूछने के लिए भी एनकरेज करती है। मीनिंगफुल क्वेश्चंस आपके माइंड में आना चाहिए, फिर आप उसको सोचो और फिर उसका आंसर देने की कोशिश करो साइंटिफिक वे में, ठीक है। तो ये हमारी बुक एनकरेज करती है। तो ये बहुत अच्छी बुक है जो कि NCERT ने रिलीज़ करी है। मीनिंग ऑफ सिम्बल्स यूज्ड इन द बुक्स। अब हम कुछ सिम्बल्स के बारे में जानते हैं। तो देखो जो आपकी बुक है उसमें आप देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास सिंबल बनाया है हर एक पेज पे। तो ये हर एक पेज पे इसको बनाने का ये कारण है ताकि आप अच्छी तरीके से चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सके, केयरफुल ऑब्जर्वेशन आप कर सके। कोई सी भी चीज़ है उसको क्लोजली नोटिस करें, उसकी स्मॉल डिटेल्स को नोटिस करें, उसके पैटर्न को नोटिस करें। क्योंकि हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ क्यों करते हैं, किसी चीज़ को ध्यान से देखने के लिए, पास से देखने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास दिए गए हैं। दिस मीन्स दैट यू शुड पे अटेंशन टू पैटर्न्स, repeated designs or behaviors and details that might not be visible at first glance। मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ इस कारण से किया गया है ताकि आप अटेंशन दें पैटर्न्स के ऊपर, आप डिटेल्स देखें। हम जब फर्स्ट ग्लैंस में किसी चीज़ को देखते हैं तो वो इतनी अच्छी से समझ नहीं आती है, अच्छी से दिखती नहीं है, बट जब हम उसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो हम उसको अच्छी तरीके से डिटेल में देख सकते हैं, केयरफुल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसी कारण से मैग्नीफाइंग ग्लास सिंबल का यूज़ किया गया है ताकि आप इस चैप्टर यानी कि इस पूरी बुक को अच्छी तरीके से पढ़ें और अच्छी तरीके से समझें और अपने अराउंड ऑब्जर्वेशन करें। और एक और चीज़ कि इस बुक में आपको कंपस का सिंबल दिखेगा जिसमें आपके पेज नंबर्स लिखे हुए हैं। तो कंपस रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, यानी कि आपको सही डायरेक्शन में सोचना है और समझना है। दिस सिंबल रिमाइंड्स यू टू चूज़ करेक्ट मॉडल, यानी कि आपको ये सिंबल करेक्ट मॉडल्स को चूज़ करने में भी मदद करता है और राइट क्वेश्चंस पूछने में मदद करता है।
एंड अंडरस्टैंड द लिमिट्स। लिमिट्स क्या होती है? बाउंड्रीज़ और रेस्ट्रिक्शंस जो होती है साइंटिफिक आइडियाज़ की, उसको समझने में ये मदद करता है। नाउ ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है दैट साइंस एक्सप्लोरेशन इज़ नॉट अबाउट वेंडरिंग एमलेसली। अब वेंडरिंग एमलेसली मतलब थिंकिंग विदाउट डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के नहीं सोचना है। ये एक्सप्लोरेशन मतलब एक्सप्लोरेशन सिर्फ ये नहीं है कि बिना डायरेक्शन के सोचो, बट अबाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड को समझो, केयर एंड वर्ल्ड विद द केयर एंड पर्पस, यानी कि एक क्लियर गोल और थॉटफुल अप्रोच के साथ आपको वर्ल्ड को समझना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं नेचर ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। द नेचुरल वर्ल्ड इज़ डिस्क्राइब्ड एज कॉम्प्लेक्स, यानी कि हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है हमारे अराउंड वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो समझना बहुत मुश्किल है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी डिटेल ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। हर एक डिटेल समझना नेचुरल वर्ल्ड की पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, सेम टाइम पर होती है, इस कारण से उसको समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस चीज़ को डील करने के लिए, इस कॉम्प्लेक्सिटी को डील करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या बनाए? मॉडल्स बनाए, यानी कि रियल सिस्टम का एक सिंप्लीफाइड वर्जन बना दिया ताकि उसको अच्छी तरीके से समझ सके। देखो, मॉडल्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लोब। तो ग्लोब क्या है? हमारा एक मॉडल होता है अर्थ का। अर्थ कितनी बड़ी है? अब उस पूरी अर्थ का एक सिंप्लीफाइड वर्जन बना दिया ग्लोब। सो दिस इज़ आवर ग्लोब। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ग्लोब का। तो ग्लोब क्या है? एक मॉडल है किसका? अर्थ का। ठीक है, ताकि हम अच्छी तरीके से अर्थ के स्ट्रक्चर को समझ सकें, कहाँ पे कौन सा कंट्री आता है वो देख सकें, कहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें ग्लोब डिस्क्राइब कर देता है। एग्जैक्ट वो क्या होता है? कॉपी होता है हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर का। नाउ और समझते हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स सिंप्लीफाइड वे होता है किसी भी रियल ऑब्जेक्ट या सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और उसमें जो अननेसेसरी डिटेल्स है उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसको बहुत ईजियर बना दिया जाता है, मॉडल को सिंप्लीफाइड बना दिया जाता है, जिसके कारण साइंटिस्ट जो हैं फोकस कर सके क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड इग्नोर द रेस्ट। बाकी चीज़ों को इग्नोर किया जा सके और सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मॉडल के बारे में वही चीज़ साइंटिस्ट उस पर फोकस कर सके। इसी कारण से मॉडल्स को डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है। अब क्या क्या एग्जाम्पल्स है मॉडल के? देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडल इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग मॉडल्स होते हैं। जैसे अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में स्फीयर क्या रिप्रेजेंट करता है? अ परफेक्टली राउंड ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि बॉल। तो अगर हमने एक स्फीयर बना दिया तो वो जो स्फीयर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? बॉल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या हो गया? एक मॉडल हो गया। नेक्स्ट, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स को बॉल्स और बॉन्ड्स से शो किया जाता है। द एटम्स आर कनेक्टेड बाय लिंक टू शो रिलेशनशिप। देखो, एटम से और ये मॉलिक्यूल से, तो ये एक एटम को एक बॉल से रिप्रेजेंट किया गया है। सो यहाँ पे अलग अलग एटम्स है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम एंड नाइट्रोजन एटम। अब इन सबसे जब ग्रुप ऑफ एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो जब दो H और मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? H2, यानी कि दो एटम्स ऑफ H2 मिलके मॉलिक्यूल बना लेते हैं H2। इसी तरीके से 1H और 2 ऑक्सीजन मिलके H2O बना लेते हैं। तो ये क्या बता रहा है? ये क्या है? मॉडल्स हैं। ठीक है, और अगर आपको जैसे कि फ़िज़िक्स में कोई दो पॉइंट बताने हैं, यानी कि आपको ए और बी के बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड करने को बोला तो उसको एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो डॉट और ये जो लाइन है ये भी क्या बता रही है? एक मॉडल को बता रही है। नेक्स्ट, अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में हम डायग्राम्स बनाते हैं, और डायग्राम्स क्या होते हैं? सिंपली लेबल्ड ड्राइंग होती है जो कि अलग अलग पार्ट्स को शो करती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम है सेल का। तो ये क्या है? एक तरह से इसको बोल सकते हैं सेल का मॉडल है ये, जो कि उसको सेल को सिंप्लीफाइड वे में पूरा शो कर रहा है, उसके हर एक पार्ट्स को बता रहा है कि किस पार्ट को क्या बोल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं मॉडल। नाउ इन अर्थ साइंस में अगर हम बात करें तो स्मूथ स्फीयर लेयर्ड इनटू पार्ट्स
डिफरेंट लेवल्स सच एज क्रस्ट, मेंटल, कोर। अगर अर्थ साइंस में देखें तो जो स्मूथ स्फीयर होता है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो वो डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट लेवल को शो करते हैं, जैसे कि अर्थ का क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। तो ये भी एक अर्थ का मॉडल बना के, एक स्मूथ स्फीयर बना के हम उसका मॉडल बना सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया अबाउट मॉडल्स। मॉडल्स आर क्रिएटेड यूजिंग अजम्पशंस। देखो मॉडल्स है ना, अजम्पशंस से बनते हैं, यानी कि कुछ आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया जाता है कि वो सच है विदाउट कंप्लीट प्रूफ। उसका प्रूफ नहीं है हमारे पास, फिर भी हम उसको अज्यूम करते हैं कि वो आइडिया ट्रू है, सही है। एंड बाय डेलिबरेटली इग्नोरिंग सर्टेन डिटेल्स, उसमें कुछ चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़ती है, यानी कि इंटेंशनली छोटी और जो लेस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको इंटेंशनली हटा दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडिंग अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि किसी फॉलिंग ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना, एयर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना, यानी कि द फोर्स ऑफ एयर दैट स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड मे बी इग्नोर टू फोकस ओनली ऑन ग्रेविटी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का गिरना उसमें कितना एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, इन सभी चीज़ को इग्नोर करना और सिर्फ मेन चीज़ यानी कि ग्रेविटी पर फोकस करना, कि ग्रेविटी यानी कि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे क्यों गिरी। जैसा कि न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था, न्यूटन ने जो उसका लॉ बताए थे, तो उसमें वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे न्यूटन सर, तो एप्पल गिरा था, तो एप्पल के गिरने से उनके दिमाग में आया था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये आया था कि ये नीचे क्यों गिरा। तो ऐसी क्या चीज़ उसको नीचे की तरफ खींची कि वो नीचे ही गिरा। तो उन्होंने फिर ग्रेविटी की डिस्कवरी की थी कि ग्रेविटी क्या होती है, यानी कि ग्रेविटी का मतलब होता है ऐसा फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ खींचता है, उसको ग्रेविटी कहा जाता है। तो इस तरीके से ग्रेविटी के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये ग्रेविटी क्या थी, मेन फोकस था और बाकी चीज़ों को इग्नोर किया गया था, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट सिमिलरली व्हेन स्टडिंग हाउ द हार्ट पंप, यानी कि किस तरीके से हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है। द ब्लड में बी ट्रीटेड एज अ सिंपल फ्लूइड टू मेक द कंसेप्ट ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है ताकि हम समझ सके कोई से भी कंसेप्ट को आसानी से। देयर सिंप्लीफिकेशन इज़ नॉट मिस्टेक्स बट आर डन ऑन द पर्पस टू मेक लर्निंग ईजियर एंड क्लियरर। तो ये सिंप्लीफिकेशन इस कारण से किए गए थे ताकि हम आसानी से समझ सकें और क्लियरली समझ सकें। अब एक एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी में क्रिकेट बॉल का। तो अगर हम एक क्रिकेट बॉल के एग्जाम्पल लें तो टेक अबाउट अ सिचुएशन वेयर अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट फॉर अ 6। तो एक क्रिकेट बॉल से किसी एक पर्सन ने 6 मारा। टू क्रिएट अ सिंपल मॉडल वी मस्ट डिसाइड विच डिटेल आर इम्पॉर्टेंट एंड विच आर इग्नोर्ड। तो हमको एक सिंपल मॉडल बनाना है, तो हम क्या डिटेल्स इम्पॉर्टेंट मानेंगे और कौन सी चीज़ों को इग्नोर करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स वहाँ पे क्या होगी कि किस स्पीड से बॉल जा रही है, यानी कि हाउ फास्ट द बॉल मूव्स, उसके ऊपर फोकस करेंगे। साथ ही किस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि द वे इन विच द बॉल ट्रेवल, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, क्या पाथ है उसका। तो ये हो गई इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ये दोनों। अब क्या नॉट इम्पॉर्टेंट है, तो देखो आप ये नहीं देखोगे कि जब भी कोई आप क्रिकेट प्लेयर को देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसने 6 मारा या 4 मारा। आपने कभी ये नोटिस करते हैं क्या कि उस जो पर्सन जो वो 6 मार रहा है, 4 मार रहा है, वो उसने किस ब्रांड के कपड़े पहने हैं, बॉल का कलर क्या है, बॉल की क्या कंपनी है। आप कभी इस चीज़ पे नोटिस करते हैं? नहीं, क्योंकि वो क्या है, लेस इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि कितनी स्पीड से बॉल जा रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है, वो बाउंड्री के पार जा रही है या नहीं जा रही है, उस चीज़ पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। तो फैक्टर्स जैसे कि एयर रेजिस्टेंस एंड स्पिन मे हैव स्मॉल इफेक्ट एंड कैन बी इग्नोर्ड इन द सिंपल मॉडल। सिंपल मॉडल्स में एयर रेजिस्टेंस स्पिन को इग्नोर किया जाता है। हाउएवर मोर एडवांस्ड मॉडल्स दीज फैक्टर्स में बी इंक्लूडेड फॉर बेटर एक्यूरेसी। जो एडवांस्ड मॉडल है उसमें ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन जब हम देखते हैं तो उसमें ये सारे फैक्टर्स को भी इंक्लूड किया जाता है ताकि बेटर एक्यूरेसी आ सके।
नाउ अब एक्टिविटी 1.1 दी गई है जो कि एक हमारा डेली लाइफ एग्जाम्पल है। तो ये एक्टिविटी क्या पूछती है, आस्क्स यू टू मॉडल द टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम स्कूल टू होम। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि आप स्कूल से जब घर आते हैं तो आपको कितना ट्रैवल करना पड़ता है। टू डू दिस इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या होंगे, आपको ये चीज़ कैलकुलेट अगर करनी है तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, यानी कि कितना आपने ट्रैवल किया, किस स्पीड से आपने ट्रैवल किया, यानी कि जल्दी कर लिया, कितनी जल्दी आप चलें। यू इग्नोर स्मॉल डिटेल्स, तो हम वहाँ पे स्मॉल डिटेल्स को इग्नोर करेंगे कि आपने वहाँ पे कितने स्टॉप्स लिए, माइनर डिलेस जो आपने करे, बीच बीच में आप रुक गए, आपको कोई आपका फ्रेंड मिल गया, आप वहाँ रुक गए, तो ये जो माइनर डिलेस थे उसको इग्नोर करेंगे हम, बिकॉज दे डू नॉट अफेक्ट द ओवरऑल रिजल्ट सिग्निफिकेंटली, क्योंकि वो ओवरऑल रिजल्ट को मतलब अफेक्ट नहीं करेंगे। तो ये एक्टिविटी शो करती है कि स्मॉल डिटेल्स को इग्नोर किया जाए ताकि हम एक्चुअली अच्छे से हमारी जो मेन चीज़ है उसके बारे में समझ सकें। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको ज़रूर करके देखनी चाहिए। नेक्स्ट, लैंग्वेज ऑफ साइंस। अब साइंस जो है उसकी कुछ अलग ही भाषा होती है, तो साइंस स्पेशल टर्म्स का यूज़ करती है। स्पेशल टर्म्स यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिसके स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं जो कि सिर्फ साइंस में ही यूज़ किए जाते हैं ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें क्लियरली। जैसे एग्जाम्पल, फोर्स। फोर्स क्या बताता है, फोर्स वर्ड से ही आपको जब आप ये सारी टर्म्स पढ़ेंगे तो फोर्स जब भी आएगा, जब आपके माइंड में क्या आएगा उसका मीनिंग, यानी कि अ पुश और पुल। वर्क यानी कि फोर्स कॉजिंग मूवमेंट, इसको क्या बोलते हैं, वर्क। एनर्जी क्या होती है, साइंस में एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क। सेल का क्या मतलब होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, उसकी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसका वन शॉट एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। साथ ही टिश्यूज़ का भी आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा और साइंस के सारे चैप्टर्स की सीरीज़ मैंने आपको प्लेलिस्ट में दे दी है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं और पूरी प्लेलिस्ट आपकी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने बनाई है। नाउ नेक्स्ट, रिएक्शंस मतलब होता है कि क्या केमिकल चेंज हो रहा है एंड हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक मीनिंग इन साइंस। इन सभी का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है साइंस में। दीज मीनिंग्स में बी डिफ़िकल्ट फ्रॉम हाउ दीज वर्ड्स आर यूज इन एवरीडे लैंग्वेज। ये जो साइंस की भाषा है वो बिल्कुल अलग है। अगर इन वर्ड्स का यूज़ हमारी एवरीडे लैंग्वेज में हो रहा है तो उसका मतलब अलग होगा, बट साइंस में उसका मतलब अलग होगा। जैसे कि एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या है, हम कॉमनली एनर्जी कब बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि मेरी एनर्जी बहुत कम हो गई है, मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, एनर्जी की कमी हो रही है। तो ये एवरीडे लैंग्वेज में हम एनर्जी का क्या मतलब समझते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी ख़त्म हो गई है, ठीक है, इस तरीके से। बट साइंस में एनर्जी का मतलब होता है कि कितना वर्क हमारी बॉडी की कितनी एबिलिटी है काम करने की, उसको एनर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट, साइंटिफिक कम्युनिकेशन। तो साइंटिस्ट कॉमन टर्म्स, सिंबल्स, यूनिट्स का यूज़ करते हैं उनके आइडियाज़ को शो करने के लिए सभी लोगों को। तो ये क्या हेल्प करता है, क्लियर कम्युनिकेशन करता है, यानी कि आइडियाज़ शेयर करने में मदद करता है बिना किसी कन्फ्यूजन के, और ये इंश्योर करता है कि सभी लोग उस सेम कंसेप्ट को सेम तरीके से समझ सके। तो ये होता है साइंटिफिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं साइंस में, जैसे कि स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट करता है, साइंस की भाषा में मास को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल v वेलोसिटी को शो करता है। नाउ कैपिटल F फोर्स को शो करता है। I इलेक्ट्रिक करंट को शो करता है। इस तरीके से ये सिंबल्स होते हैं जो कि शॉर्ट में लिखे जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक टर्म के लिए। नाउ ये जो सिंबल्स हैं वो क्या करते हैं, राइटिंग को ईजियर कर देते हैं, शॉर्टर कर देते हैं और अंडरस्टैंडेबल कर देते हैं। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ही चीज़ें सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, सभी दूर इन्हीं चीज़ों को, यानी कि m का मतलब मास ही होगा साइंस की अगर हम बात करेंगे तो, v मतलब वेलोसिटी, f मतलब फोर्स, I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नेक्स्ट, रोल ऑफ मैथमेटिक्स क्या है साइंस में। तो मैथमेटिक्स जो है वो साइंस में यूज़ किया जाता है ताकि हम आइडियाज़ को प्रिसाइज कर सकें, यानी कि बिल्कुल एक
एक्यूरेट बता सकें। ये शो करता है रिलेशनशिप को किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में, और साइंटिस्ट को अलाउ करता है कि वो टेस्ट कर सकें उनके आइडियाज़ को प्रॉपरली। नाउ एक साइंटिस्ट के बारे में हमारी एनसीईआरटी में बताया गया है जिनका नाम है मेघनाथ साहा। तो जो मेघनाथ साहा है वो एक इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने स्टार्स की स्टडी की थी। उन्होंने ही सिंप्लीफाइड हिज स्टडी बाय इग्नोरिंग वेरी स्मॉल डिटेल्स। उन्होंने छोटी डिटेल्स को इग्नोर किया था, सच एज एवरी एटम एंड एवरी रिएक्शंस हैपन्स इनसाइड द स्टार। उन्होंने ये इग्नोर किया था कि स्टार के अंदर हर एक एटम और सारी रिएक्शंस किस तरीके से होती हैं। उन्होंने सिर्फ मेन फैक्टर्स पे फोकस किया था, जैसे कि टेम्परेचर, मतलब कितनी हीट है, वहाँ पे प्रेशर क्या होता है स्टार्स में, यानी कि फोर्स अप्लाइड ऑन एन एरिया, और डेंसिटी पर इन्होंने फोकस किया था। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। यूजिंग द सिंप्लीफाइड अप्रोच ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन हाउ द कलर्स ऑफ स्टार इज़ रिलेटेड टू देयर टेम्परेचर। इन्होंने ये सिंप्लीफाइड अप्रोच का यूज़ किया था जिससे कि वो समझ पाए थे कि स्टार्स का कलर क्या होता है और उनका जो टेम्परेचर होता है स्टार का वो क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम कंक्लूड करें अभी तक के पार्ट को, तो ये जो चैप्टर है वो बताता है कि साइंस ऑफन बिगिंस बाय सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स थिंग्स। तो साइंस में हम कॉम्प्लेक्स थिंग्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं, साइंस लेस इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को इग्नोर करते हैं और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं ताकि वो क्लियरली कोई से भी कंसेप्ट को समझ सके। नाउ ये जो मेथड है वो हेल्प करती है कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझने में, ताकि वो सिंपल और इफ़ेक्टिव वे में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझ सकें। साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स बट ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स वर्क। तो सिर्फ फैक्ट्स के बारे में जानना ही साइंस नहीं होता है, बल्कि समझना कि कोई सी चीज़ कैसे हो रही है, देखना, ऑब्जर्वेशन करना, मॉडल्स के बारे में समझना, सिम्बल्स के बारे में समझना, साथ ही मैथमेटिक्स के बारे में समझना। तो ये समझाता है कि हम किस तरीके से सोच सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आस्क, मतलब हमारे माइंड्स पे कैसे क्वेश्चन अराइज होने चाहिए, साथ ही हम वर्ल्ड को किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं एक मीनिंगफुल वे में। तो ये चीज़ हमारी एनसीईआरटी बताती है। नाउ वापस से यहाँ पे वही दिया है कि रोल ऑफ मैथमेटिक्स क्या है साइंस में। तो ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स में समटाइम्स फील चैलेंजिंग, यानी कि बहुत सारी बार मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट लगती है, समझ में नहीं आती है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मैथमेटिक्स को समझना साइंस में। ठीक है, साइंस इज़ नॉट अ हर्डल, यानी कि मैथमेटिक्स जो साइंस में यूज़ है वो एक हर्डल नहीं है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टेड जो मैथमेटिक्स है वो एक लैंग्वेज की तरह एक्ट करता है, यानी कि अपने आइडियाज़ को किस तरीके से क्लियरली एक्सप्रेस किया जाए, और ये एक्सप्लेन करता है कि हम किसी भी चीज़ को क्लियरली कैसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशंस आती हैं मैथमेटिक्स में, यानी कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट आते हैं जो कि दो क्वांटिटीज़ के बीच के रिलेशनशिप को समझाते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट कैलकुलेशन टूल, ये सिर्फ कैलकुलेशन का टूल नहीं है बट एक कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट है, शॉर्ट और क्लियर एक्सप्रेशन है जो शो करता है कि हाउ सर्टेन थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से किस तरीके से चीज़ें रिलेट करती हैं। जैसे एग्जांपल हम देखें तो हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं अलग अलग क्वांटिटीज़ में, जैसे कि डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, इन सब से हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई सी चीज़ कितनी मतलब दूर है, हाउ फार समथिंग मूव्स, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। टाइम यानी कि कितना ड्यूरेशन लग रहा है किसी मूवमेंट को होने में, कितना समय लग रहा है। और वेलोसिटी यानी कि किस स्पीड से कोई चीज़ मूव कर रही है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको वेलोसिटी बोलते हैं। अब मैथमेटिक्स हेल्प करता है हमको क्वेश्चन के आंसर देने में कि वेयर एन ऑब्जेक्ट विल बी एट लेटर मूवमेंट, कि कोई सा ऑब्जेक्ट जो अभी यहाँ है वो कुछ समय बाद कहाँ होगा, वो उसका आंसर देने में मैथमेटिक्स यूज़ होता है। इन द सेम वे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर यूज टू डिस्क्राइब रेट। रेट का डिस्क्राइब रेट क्या होता है? स्पीड ऑफ चेंज। रेट ऑफ रिएक्शंस पता करने में मदद करता है, डिस्क्राइब करता है। पैटर्न्स डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, वो हम मैथमेटिक्स से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है, यानी कि एनर्जी लेवल में क्या चेंज हो रहा है किसी भी सिस्टम के अंदर। तो ये चैप्टर क्लियरली समझाता है कि किस तरीके से मैथ्स को समझें हम साइंस में।
एंड डज़ नॉट मीन ओनली डूइंग कैलकुलेशन। मैथ सिर्फ कैलकुलेशन करना नहीं है, ये हमको किसी भी सिचुएशन को समझने में मदद करता है, इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, वैल्यूज़ को मेज़र करने में मदद करता है, साथ ही रिलेशनशिप निकालने में मदद करता है लॉजिकल वे में। इस तरीके से जो मैथमेटिक्स है वो एक बहुत पावरफुल टूल है सोचने के लिए, यानी कि अंडरस्टैंड डीपली समझने के लिए। सिर्फ उसका मैथमेटिक्स सिर्फ आंसर निकालना नहीं होता है। इफ़ यू फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड देन यूज़ इक्वेशन, द इक्वेशन विल फील लेस लाइक ऑब्स्टेकल एंड मोर हेल्पफुल गाइड फॉर लर्निंग साइंस। अगर आप सबसे पहले समझे किसी भी सिचुएशंस को और फिर उस इक्वेशन को फील करें और उसको ऑब्स्टेकल की तरह अगर नहीं माने, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप आपके लिए एक हेल्पफुल गाइड होगा साइंस को समझने के लिए। अब जो आपके बॉक्सेस दे रखे हैं, ऑरेंज बॉक्सेस, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी जो दिया है एनसीईआरटी में, जिसमें बताया गया है स्पीड ऑफ लाइट के बारे में कि लाइट की स्पीड क्या होती है। तो ये सेक्शन एक्सप्लेन करता है कि लाइट की स्पीड क्या है, और लाइट की स्पीड को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से। साइंटिस्ट सिंबल्स का यूज़ करते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस, यानी कि पास्ट यूसेज की वजह से, बिकॉज साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ यूज़ डिफरेंट लैंग्वेज। तो जो साइंटिस्ट अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं वो उनकी अलग अलग क्या होती है, लैंग्वेज होती है। तो किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो, इस कारण से सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, जो सिंबल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होते हैं। सिंबल्स आर चूजन बेस्ड ऑन कन्वीनियंस, ईज ऑफ यूज़ एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट किया गया, जो कि एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड सेलेरिटस, जिसका मतलब होता है स्पीड। इस कारण से इसके सी से इसको डिनोट किया गया, जिसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और ये एक कांस्टेंट टर्म होती है, यानी कि फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती है फिज़िक्स में। ठीक है, तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की वो क्या है, 299 मिलियन, एंड इसकी वैल्यू है 299,792,458 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, यानी कि स्पीड इतनी होती है लाइट की। नाउ रेडी टू गो बियॉन्ड, ये भी एक आपकी जो एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ पे एक एयरप्लेन फ्यूल मिसकैलकुलेशन के बारे में बताया गया है कि एयरप्लेन मिसकैलकुलेशन किस तरीके से हुई थी। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है, जो कि स्मॉल मिस्टेक्स जो होती है यूनिट्स में, अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो उसके कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो द पैसेंजर एयरक्राफ्ट रन्स आउट ऑफ फ्यूल इन द मिडल ऑफ द फ्लाइट ड्यू टू अ मिक्सअप कन्फ्यूजन इन यूनिट्स। एक यूनिट की गड़बड़ से क्या हुआ था कि जो एरोप्लेन में जो फ्यूल भरा जाता है वो फ्यूल ख़त्म हो गया और एरोप्लेन क्या हो गया, क्रैश हो गया। तो जो फ़्लाइट जिसको ज़रूरत कितनी थी, 22,300 kg की फ्यूल की ज़रूरत थी, बट द ग्राउंड क्रू कैलकुलेटेड द फ्यूल रिक्वायरमेंट इनकरेक्टली। तो जो क्रू था जिसको उसमें फ्यूल कैलकुलेट करना था, उसने गलत तरीके से फ्यूल कैलकुलेट किया और उसने क्या करा, दे यूज़ डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इन पाउंड्स। उन्होंने केजी में ना लेते हुए फ्यूल को पाउंड्स में ले लिया। एक यूनिट होती है वेट की पाउंड्स, उसमें ले लिया, पाउंड्स पर लीटर इंस्टेड ऑफ किलोग्राम नहीं लिया और पाउंड्स में ले लिया। ठीक है, तो इस मिस्टेक के कारण क्या हुआ कि एयरक्राफ्ट को सिर्फ 15,000 लीटर्स फ्यूल ही डला उसमें, जो कि इनफ नहीं था पूरी जर्नी के लिए। ठीक है, तो जो 1 पाउंड होता है उसमें टोटल कितना केजी आता है, कितना लीटर्स होता है 1 पाउंड में, वो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सो एज अ रिज़ल्ट द एयरक्राफ्ट हैड टू मेक एन एमरजेंसी लैंडिंग। इस कारण से एयरक्राफ्ट को एमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, मतलब सडनली लैंडिंग करनी पड़ी ताकि डेंजर से बचा जा सके। तो फॉर्चुनेटली देयर वाज नो कैजुअलिटीज़ बट द एयरक्राफ्ट वाज डैमेज्ड। बट कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ था, बट एयरक्राफ्ट ज़रूर डैमेज हो गया था।
तो ये एक एग्जाम्पल शो करता है कि पाउंड और किलोग्राम जो है अलग अलग यूनिट्स हैं और अलग अलग स्टैंडर्ड यूनिट जिसको ऐसा यूनिट्स कहा जाता है जो कि हेल्प करती है यूनिट्स एवरीवेयर हेल्प अवॉइड डेंजरस मिस्टेक। तो ये इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यूनिट्स में, अगर गड़बड़ हुई तो उसके कारण क्या हो सकता है, डेंजरस मिस्टेक्स हो सकती हैं। एक और थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी दिया है कि वाई किलोग्राम इज़ यूज्ड एवरीवेयर। तो किलोग्राम का ही यूज़ क्यों किया जाता है, तो किलोग्राम क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है मास की, ठीक है, तो उसी का यूज़ किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि ऐसा यूनिट्स का मतलब ही यही होता है कि जितनी भी ऐसा यूनिट्स है वो सभी जगह सेम होती है, ठीक है, उनकी वैल्यू सेम होती है, ताकि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। अगर हम किसी और कंट्री या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी चले जाएं तो कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। When we go to the market to or buy vegetables, we expect that 1 kilogram means the same everywhere। तो अगर हम कहीं पे भी किसी भी मार्केट में चले जाएं पूरे वर्ल्ड में, अगर हमको 1 kg वेजिटेबल चाहिए तो 1 kg इतना ही आएगा सभी जगह पर, ठीक है। Imagine if different shops use different weights, it would create confusion। तो अगर अलग अलग शॉप्स हैं वो अलग अलग तरीके से वेट को मेजर करें तो उस कारण से कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और अनफेयरनेस होगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट और कंट्रीज़ क्या करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज़ करते हैं। यानी कि फिक्स्ड जो स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती है, फिक्स्ड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेजरमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सभी जगह सेम होते हैं। These standards are not based on personal opinion but are agreed upon internationally। मतलब कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है, ऐसा यूनिट्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होती है और सभी जगह सेम होती है। यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स, इस कारण से साइंटिस्ट आसानी से कंपेयर कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को आसानी से, और फेयरनेस होती है हमारी डेली लाइफ में, फेयरली हम डेली लाइफ और ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूज़न के। यानी कि मान लो किसी कंपनी को 1 kg मटेरियल मंगाना है तो वो 1 kg ही आएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी यूनिट जो है kg वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है। नाउ इम्पॉर्टेंस क्या होती है मेजरमेंट एंड लॉस की, तो ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि दैट व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड एंड द मेजरमेंट्स आर रिफाइंड and ideas are tested through experiments, we can recognize our understanding of world better। यानी कि हमारे वर्ल्ड को अच्छी तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं, जब हम केयरफुल ऑब्जर्वेशन करेंगे, सभी चीज़ों को नोटिस करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और एक्यूरेटली कोई चीज़ करेंगे, हमारे आइडियाज़ को टेस्ट करेंगे, साइंटिफिक टेस्ट करेंगे, उस कारण से हम हमारे जो वर्ल्ड है उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो एट द सेकेंडरी स्टेज यू विल लर्न अबाउट इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म्स, जैसे कि आप पढ़ेंगे इस क्लास 9th में लॉस के बारे में। अब लॉस क्या होते हैं, जो रूल्स होते हैं जो कि एक रेगुलर पैटर्न को समझाते हैं नेचर के। अब लॉ क्या होता है, जो साइंटिफिक रूल्स होते हैं उनको लॉ कहा जाता है, जो कि एक रेगुलर पैटर्न यानी कंसिस्टेंट बिहेवियर को बताते हैं दैट आर ऑब्जर्व्ड इन नेचर। Sometimes these laws are explained using words। तो कभी कभी ये लॉज को वर्ड्स में भी एक्सप्लेन किया जाता है और कभी कभी दे आर रिटर्न यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप। मैथमेटिकल रिलेशनशिप से भी लॉ को एक्सप्रेस किया जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल लॉ का है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो वो क्या एक्सप्लेन करता है, व्हाई वी फील अ जर्क व्हेन अ बस सडनली स्टॉप। तो जब आप एक बस में खड़े हैं तो उसके ऊपर जो वो हाथ में हैंडल पकड़ के खड़े होते हैं, अगर बस एकदम से रुक जाती है तो आपको एक जर्क फील होता है, आप आगे की तरफ चले जाते हैं। तो ये क्या है, एक न्यूटन का लॉ है। ये बताता है ये कि दिस टीचर्स मैथमेटिक्स इज़ पावरफुल लैंग्वेज इन साइंस एंड नॉट डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे अगर हम कंक्लूड करें अभी तक के पार्ट को, तो ये बताता है कि मैथमेटिक्स एक पावरफुल लैंग्वेज है साइंस में और मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट नहीं है। ये शो करता है कि किस तरीके से करेक्ट सिंबल्स का यूज़ किया जाना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन और एरर ना हो। रियल लाइफ एग्जांपल से हमने समझा कि अगर किसी भी यूनिट में हमने गड़बड़ कर दी तो एरोप्लेन फ्यूल मिस्टेक
जो हमने देखा था, तो उस वजह से क्या हो गया था, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई थी, जिसके कारण से जो एयरप्लेन है वो क्रैश हो गया था। नाउ फाइनली इट इंट्रोड्यूसेस आइडिया दैट साइंस डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन। ये बताता है कि साइंस क्या है, ऑब्जर्वेशन से डेवलप होता है, मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंट्स, लॉज दैट एक्सप्लेन्स हाउ नेचर वर्क्स। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हमने लॉ के बारे में जाना, अब हम पढ़ते हैं थ्योरी, प्रिडिक्शन एंड साइंटिफिक थिंकिंग। अब थ्योरी क्या होती है? थ्योरी एक्सप्लेन करती है दैट व्हाई समथिंग्स हैपन्स बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग एविडेंस। एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है जिससे कि एक्सप्लेन किया जाता है। थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कोई सी भी चीज़ है वो क्यों हुई। एक वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन होता है, यानी कि ये जिसमें हम प्रूफ होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन का, और वो बताता है कि क्यों हुई वो चीज़। एग्जाम्पल जैसे कि एटॉमिक थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि हाउ मॉलिक्यूल्स, यानी कि टाइनी पार्टिकल्स किस तरीके से बनते हैं, तो वो कौन बताती है? एटॉमिक थ्योरी बताती है। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स आर जनरल आइडियाज़ दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए एक जनरल आइडिया होता है। जैसे एग्जांपल हम बात करें, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल है वो ये समझाता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि ये प्रिंसिपल ये बताता है कि एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल होता है जो कि बिल्कुल सही है। टू रिमेंबर इन साइंस द थ्योरी इज़ नॉट जस्ट अ गेस। तो साइंस में थ्योरी जो है सिर्फ एक गेस नहीं होता है, ये केयरफुल टेस्टिंग एक्सप्लेनेशन होता है जो कि एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से हमको मिलता है। These ideas keep improving when the new evidence, new proof is found। तो ये जो आइडियाज़ है वो इम्प्रूव होते जाते हैं जब हमें कुछ न्यू प्रूफ्स मिलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है साइंस का। ये चेंज होता रहता है और इम्प्रूव होता रहता है। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट साइंस इज़ दैट इट हेल्प्स अस टू मेक प्रिडिक्शंस। यानी कि साइंस हमको प्रिडिक्शन करने में मदद करता है। प्रिडिक्शन मतलब जो हम फ्यूचर के लिए जो गैसेस करते हैं, कि जैसे प्रिडिक्शन अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे कि बारिश होने वाली होती है, तो बादल अगर हमको काले दिख रहे हैं तो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ आज बारिश हो सकती है। अगर बिजली चमक रही है, बिजली कड़क रही है मतलब, तो उससे भी हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आज बारिश हो सकती है, मौसम ख़राब है। तो ये सारे प्रिडिक्शंस होते हैं। आजकल जो वेदर प्रिडिक्शंस आते हैं, हमें हमारे फ़ोन पे ही पता चल जाता है कि हाँ आज बारिश होने वाली है। तो वो साइंटिस्ट जो हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं, स्टडी करते हैं और फिर प्रिडिक्शंस करते हैं। तो व्हेन लॉज, थ्योरीज एंड मॉडल्स आर वेल डेवलप्ड, दे हेल्प अस टू प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। यानी कि लॉज, थ्योरीज और मॉडल्स क्या करते हैं, हमें मदद करते हैं किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए कि कोई सी भी कंडीशन में क्या हो सकता है। तो दिस मीन्स साइंटिस्ट कैन ऑफर नो व्हाट विल हैपन। इसी कारण से प्रिडिक्शन से साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। मतलब वो पहले ही पता लगा लेते हैं एक्सपेरिमेंट होने के पहले कि क्या चीज़ हो सकती है। समटाइम्स इवन व्हेन एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी डन, बिना एक्सपेरिमेंट करे भी प्रिडिक्शन किए जा सकते हैं साइंटिस्ट के द्वारा। जैसे एग्जांपल हम ले, साइंटिस्ट यूज़ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस टू प्रिडिक्ट। साइंटिस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज़ करते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं कि हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी प्रोड्यूस, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। हाउ सॉफ्ट अ बेक्ड ब्रेड बी, कितना सॉफ्ट ब्रेड होगा। हाउ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स विल रिएक्ट विद डिफरेंट कंडीशंस, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स किस तरीके से रिएक्ट होंगे अलग अलग कंडीशंस में। रिमेंबर दीज प्रिडिक्शंस आर नॉट रैंडम गैसेस, ये रैंडम गैसेस नहीं होते हैं, ये केयरफुल थिंकिंग और साइंटिफिक रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग के बाद ये गैसेस किए जाते हैं, प्रिडिक्शंस किए जाते हैं। तो जब प्रिडिक्शंस ऑब्जर्वेशन से मैच हो जाते हैं तो इससे क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाता है साइंटिफिक आइडियाज़ में, यानी कि ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है जब ये प्रिडिक्शंस ऑब्जर्वेशन से मैच हो जाते हैं। तो नाउ इवन मोर इम्पॉर्टेंट,
When prediction do not match, scientists improve their theories, models and measurements. तो अगर ये predictions मैच नहीं होते हैं तो साइंटिस्ट फिर और उनकी थ्योरी, मॉडल और मेजरमेंट को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं. So this is the powerful idea because it helps scientists to grow and lead to a deeper understanding of the world. इसके कारण से ये साइंटिस्ट को मदद मिलती है ग्रो होने में, जिससे कि वो और डीप में वर्ल्ड को समझ सकें. एक और एग्जाम्पल दिया गया है, हाउ डू वी चेक प्रिडिक्शंस, किस तरीके से प्रिडिक्शंस को चेक किया जा सकता है. तो यहाँ पे एक वर्षा है, वर्षा बोल रही है इट विल रेन दिस आफ्टरनून बिकॉज द क्लाउड्स लुक डार्क. तो वो बादल को देख के बोलती है कि आज आफ्टरनून में बारिश हो सकती है क्योंकि बादल काले दिख रहे हैं. मेघा थिंक्स अबाउट दिस एंड आस्क, फिर मेघा बोलती है हाउ कैन यू चेक इफ़ दिस प्रिडिक्शन इज़ साइंटिफिकली करेक्ट. तो ये जो प्रिडिक्शन तुमने की क्या वो साइंटिफिकली करेक्ट है, तो क्या तुम इसको चेक कर सकती हो. तो इसका आंसर क्या होगा कि गुड साइंटिफिक क्वेश्चंस लुक फॉर मेजरेबल एविडेंस, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हम मेजर कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ सिंपल क्वेश्चन मेघा कैन आस्क बेटर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन की जगह मेघा और क्वेश्चन भी पूछ सकती थी, जैसे कि व्हाट वाज द विंड डायरेक्शन इन द लास्ट 24 आवर्स. पिछले 24 घंटे में विंड की क्या डायरेक्शन थी, किस वे में विंड मूव कर रही थी, ब्लो कर रही थी मतलब. व्हाट इज़ टुडेज विंड स्पीड, आज की विंड स्पीड कितनी है. इज़ द टेम्परेचर ड्रॉपिंग लाइक इट डिड बिफोर द अर्लियर रेन, क्या टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है जैसा कि पिछली बारिश के टाइम पे टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था, हीट लेवल ड्रॉप हुआ था. तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो यूज़ किए जाते हैं रियल डेटा एंड पैटर्न्स के लिए, नॉट जस्ट गैसिंग फ्रॉम द डार्क क्लाउड्स. डार्क क्लाउड्स को देख के गैस करना नहीं बताते हैं ये क्वेश्चंस. नाउ पॉज एंड पॉन्डर जो दिया है आपके एनसीईआरटी में, थिंक अबाउट द प्रिडिक्शन यू एंड योर फैमिली मेड. फॉर एग्ज़ाम्पल अबाउट द क्रिकेट मैच रिज़ल्ट. तो क्या आप प्रिडिक्शन लगाते हैं जब आप आपकी फैमिली के साथ बैठ के मैच देखते हैं, आईपीएल वगैरह देखते हैं, तो आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं. तो व्हाट इज़ बेस्ड ऑन, तो एविडेंस यानी कि फैक्ट को देख के आप प्रिडिक्शन करते हैं. रीजनिंग आप लॉजिकली थिंक करते हैं. और जस्ट गैसिंग, क्या आप सिर्फ गैस करते हैं. हाउ कैन यू इम्प्रूव योर थिंकिंग टू मेक बेटर प्रिडिक्शन. तो आप आपकी थिंकिंग को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं बेटर प्रिडिक्शन करने के लिए. तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. अब रेडी टू गो बियॉन्ड दिया है. सो वाई डू वेदर फोरकास्ट समटाइम्स गोज़ रॉन्ग. बहुत सी बार जो वेदर फोरकास्ट है वो गलत भी हो जाते हैं. तो वेदर जो है वो डिपेंड करता है फैक्टर्स पे, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, इन सभी पे डिपेंड करता है. तो जो मेटियोरोलॉजिस्ट होते हैं, जो वेदर साइंटिस्ट होते हैं, वो मेजरमेंट्स और मॉडल्स का यूज़ करते हैं वेदर को प्रिडिक्ट करने में. बट जो इवन स्मॉल चेंजेस इन कंडीशंस, अगर कुछ भी कंडीशन चेंज हुई जिसके कारण उनका रिजल्ट क्या हो जाता है, अलग आ जाता है. सो फोरकास्ट आर यूजुअली रिलायबल. उन पे ट्रस्ट तो किया जा सकता है वेदर फोरकास्ट पे फ्यू आवर्स और फ्यू डेज़ के लिए, बट बिकम लेस सर्टेन फॉर लॉन्गर पीरियड. लॉन्गर पीरियड के लिए हमको उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए. जैसे कि आप वेदर फोरकास्ट देख रहे हैं तो आपने उसमें देख लिया फॉर एग्ज़ाम्पल 9 मंथ्स बाद ये वेदर होने वाला है, तो वो हम कह नहीं सकते ना कि 9 महीने बाद क्या वेदर होगा, 1 साल बाद क्या वेदर होगा. आप सिर्फ जो इस महीने का वेदर है वो ही उसको रिलायबल मान सकते हैं. सो नेक्स्ट जो दिया है साइंस थिंकिंग, क्यूरियोसिटी एंड एस्टिमेशन. तो ये सारी चीज़ें बताई गई है जो एनसीईआरटी में, कि सच फेलियर्स, जब प्रिडिक्शंस गलत हो जाते हैं तो वो वीकनेस नहीं होती है साइंस की कि वो साइंस गलत हो गया, बल्कि ये साइंस की स्ट्रेंथ होती है. तो जब प्रिडिक्शंस ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं करते तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, डू नॉट चेंज ओपिनियन रैंडमली, अपने ओपिनियन को चेंज नहीं करते हैं. दे ओनली चेंज आइडिया बेस्ड ऑन द प्रूफ, वो सिर्फ आइडिया को चेंज करते हैं. नो साइंटिफिक थ्योरी इज़ फाइनल, कोई सी भी साइंटिफिक थ्योरी फाइनल नहीं होती है. एवरीथिंग कैन बी क्वेश्चन, हर एक चीज़ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो साइंटिस्ट स्टेज स्ट्रॉन्ग, साइंटिस्ट उस समय भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं क्योंकि बिकॉज इट इज़ ओपन टू करेक्शन, फिक्सिंग मिस्टेक्स को वो अपनी इम्प्रूव करते हैं.
और अपनी गलतियाँ सुधारते हैं, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्ल्ड को समझ पाते हैं। तो मिस्टेक्स होना उनके लिए वीकनेस नहीं है, वो उनकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि साइंटिस्ट को जब गलती पता चलती है तो वो उसको इम्प्रूव करते हैं और अपना ओपिनियन नहीं बदलते हैं, बल्कि वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं, उस पर्टिकुलर एक चीज़ को सर्च करते हैं और वो पता लगाते हैं कि ये गलती कैसे हुई, ताकि वो अच्छी तरीके से वर्ल्ड को समझ सकें। नाउ थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी जो दिया है, देयर इज़ अ वायरल क्लेम ऑन सोशल मीडिया। एक क्लेम आता है सोशल मीडिया पे दैट फूड शुड नॉट बी ईटन ड्यूरिंग एन एक्लिप्स व्हेन द सन और मून इज़ ब्लॉक्ड बिकॉज इट बिकम्स हार्मफुल। घरों में ये माना जाता है एक्लिप्स के दौरान, जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब होता है, जब खाना नहीं खाना चाहिए, वो हार्मफुल हो जाता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट क्वेश्चन पूछते हैं, एन एक्लिप्स इज सिंपली अ प्ले ऑफ शैडोज ब्लॉकिंग द लाइट। यानी कि एक्लिप्स में क्या होता है, जैसे सन के ऊपर दूसरा कोई प्लैनेट वगैरह आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, पूरा ब्लॉक हो जाता है। या फिर मून के ऊपर जब कुछ ब्लॉक हो जाता है, कोई सा दूसरा प्लैनेट आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, उसमें शैडो बन जाती है। तो सो वी आस्क व्हाई फिजिकल चेंजेस हैपन्स ड्यूरिंग एन एक्लिप्स। तो क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं एक्लिप्स के दौरान? क्या टेम्परेचर चेंज होता है बहुत ज़्यादा? डज फूड गो बैड इफ़ केप्ट इन अ शैडो। क्या हमने उस शैडो में अगर फूड को रखा तो क्या वो ख़राब हो जाएगा? तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हमें पता चला कि कोई भी फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल रीज़न नहीं है, कोई भी ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता है कि फूड ख़राब हो जाता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारण। तो ये जो पूरा क्लेम है, जो मिथ फैला हुआ है इंडियंस में, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा एनसीईआरटी बोल रही है। नेक्स्ट बोला गया है डेवलपिंग साइंटिफिक थिंकिंग। किस तरीके से आपको साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। सो एज यू स्टडी साइंस, जैसे हम साइंस को पढ़ते हैं तो हमारी थिंकिंग हैबिट्स डेवलप होती हैं। अ हेल्पफुल मेथड इज़, एक हेल्पफुल मेथड क्या है, सबसे पहले किसी भी सिचुएशन को क्लियरली समझो, फिर उसकी इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ को क्या करो, आइडेंटिफाई करो। यानी कि जो चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करो। फाइनली एक रफ एस्टिमेट बनाओ, यानी कि अप्रॉक्सीमेट गैस करो। फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो, यानी कि परफेक्ट आंसर्स निकालो। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस आर नॉट ऑलवेज नीडेड, मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती है स्टार्टिंग में। फिर इवन रफ एस्टिमेट्स कैन टेल अस वेदर एन आंसर इज़ रीजनेबल। एक रफ एस्टिमेट से पता चल जाता है कि कोई सा भी आंसर है उसका सेंस है या नहीं, वो मतलब सही है या नहीं। लर्निंग एस्टिमेशन क्या करता है, बिल्ड्स इंट्यूशंस, नेचुरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है, मिस्टेक्स फाइंड आउट करने में मदद करता है, हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करता है सोचने समझने के लिए। साइंस वैल्यूज़ गुड रीजनिंग मोर देन एग्जैक्ट आंसर्स। ठीक है ना। एक और रेडी टू गो बियॉन्ड दिया हुआ है, जो कि एक एस्टिमेशन का एग्जाम्पल है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच राइस इज़ नीडेड फॉर अ फैमिली ऑफ 4 फॉर 1 मंथ। अब अगर एक फैमिली रोज़ चावल खा रही है और एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, तो पूरे 1 महीने तक कितने चावल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये पता लगाने के लिए हमको अज्यूम करना होगा कि जो राइस है एक मेन फूड है, तो एक एवरेज अडल्ट को कितना किलो कैलोरीज पर डे चाहिए होता है, 2000 to 2500 किलो कैलोरीज पर डे चाहिए होता है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हाउ मच कैलोरीज आर 100 ग्राम ऑफ अनकुक्ड राइस, तो हमें फाइंड आउट करना होगा कि 100 ग्राम अनकुक्ड राइस में कितनी कैलोरीज होती हैं। यूज़ दिस एस्टिमेट डेली राइस इंस्टेड एंड देन मल्टीप्लाई फॉर 1 मंथ। अब एक दिन का आप जब निकाल लेंगे तो उसको जब पूरे मंथ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पूरे मंथ का आ जाएगा वैल्यू। द एग्जैक्ट नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एग्जैक्ट नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट वी अंडरस्टैंड, हमें ये समझ आया कि 100 ग्राम राइस पर मंथ बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है। अ फ्यू टर्न्स इज़ टू मच, और जो कुछ टर्न्स जो है वो बहुत ज़्यादा है।
दिस हेल्प्स टू मेक अ रीज़नेबल एस्टिमेट, इससे हम एक रीज़नेबल एस्टिमेट लगा सकते हैं कि पूरे मंथ के लिए कितना राइस सफिशेंट होगा एक फैमिली के लिए जिसमें 4 मेंबर्स हैं. सो एस्टिमेशन इज़ यूज़फुल इन डेली लाइफ फॉर फूड एंड रिसोर्सेज प्लानिंग. It is an important scientific skills. Now science is based on evidence, not guessing. Theories explains things and improves with new information. Prediction helps us know that what happens. If predictions are wrong, science improves. Always ask questions and test claims. Estimation is useful skill in science and daily life. ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं. Now एक एग्जाम्पल दिया गया है. तो एग्जाम्पल में एस्टिमेटिंग एयर वी ब्रीथ, हम कितना एयर ब्रीथ करते हैं. द क्वेश्चन आस्क्ड टू एस्टिमेट हाउ मच एयर वी ब्रीथ इन वन डे, एक दिन में हम कितनी एयर ब्रीथ करते हैं. तो वी स्टार्ट एस्टिमेटिंग, एस्टिमेट करना स्टार्ट करते हैं कि हम 1 मिनट में कितनी सांस लेते हैं, कितनी बार सांस लेते हैं. तो हाउ मच एयर वी टेक इन वन ब्रीथ, और कितनी एयर हम एक ब्रीथ में लेते हैं. द क्लेम इज़ नॉट टू गेट एन एग्जैक्ट आंसर बट अ रीजनेबल एस्टिमेट, यानी कि एक क्लोज गेस होता है, एस्टिमेट होता है. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा. व्हेन वी आर एट रेस्ट, जब हम बैठे हुए हैं, तो उस कंडीशन में हम 1 मिनट में कितनी ब्रीथ लेते हैं, 12 to 15 ब्रीथ लेते हैं. ठीक है. सो देयर आर टोटल एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं, तो उसको हम 60 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, क्योंकि पूरे दिन में कितने मिनट्स होते हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे उससे. आर इज़ इक्वल्स टू कितना होता है, 60 मिनट्स होता है. तो टोटल 24 आवर्स में कितना होगा, तो 24 से 60 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ मिनट्स आ जाएंगे वन डे में. तो टोटल जब हम इसका निकालेंगे तो वो कितना आएगा, टोटल ब्रीथ पर डे जब हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा. इसको हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1440 से, तो अप्रॉक्सीमेटली 18,000 आएगा. और अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दे तो 22,000 ब्रीथ्स आएगा. नाउ वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम. अगर हमको वॉल्यूम यानी कि एयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, एक ब्रीथ में कितना वॉल्यूम हम मतलब इनहेल करते हैं, तो हमको फिर से एस्टिमेट करना पड़ेगा कि 4 to 5 लीटर बॉटल रिप्रेजेंट करती है हमारी लंग कैपेसिटी को. लंग की जो क्षमता है हमारे अंदर वॉल्यूम, एयर के वॉल्यूम को फिल करने की, वो होती है 4 to 5 लीटर, जो कि एक बॉटल से कंपेयर किया गया है. बट एक नॉर्मल ब्रीदिंग में वी यूज़ ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ इट. एक स्मॉल पार्ट होता है, यानी कि 1 ब्रीथ में कितना वॉल्यूम होता है, अबाउट 2.5 लीटर, यानी कि ½ लीटर होता है. तो टोटल ब्रीथ में जब हम टोटल लीटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर डे में कितना लीटर्स ब्रीथ हम करते हैं वो आ जाएगा. 10,000 लीटर्स ऑफ एयर पर डे आ जाएगा. सो वी ब्रीथ टोटल 10,000 लीटर्स ऑफ एयर डेली. चेकिंग इफ़ दिस एस्टिमेट इज़ रीज़नेबल. अब क्या हम ये जो हमने गेस किया था वो रीज़नेबल है, यानी कि इसका कुछ सेंस है. तो ये डिफ़िकल्ट है जानना कि ये आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है. वी यूज़ अनदर एग्जाम्पल. हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज इट टेक्स अबाउट 20 सेकेंड टू ब्लो अ बलून. एक बलून को फुलाने के लिए 20 सेकेंड्स लगते हैं. तो 1 मिनट में कितने बलून्स फुलाए जा सकते हैं, अबाउट 30 बलून्स फुलाए जा सकते हैं. तो 30 बलून्स को जब हम टोटल मिनट्स में, अगर हमने टोटल एक दिन में जितने मिनट्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल इतना लीटर हो जाता है. और ये हमारे जो आंसर है उससे बहुत ज़्यादा क्लोज है. हमारा जो कैपेसिटी थी लंग की वो कितनी थी ब्रीथ करने की, 10,000 थी, और ये 8,000 इससे बहुत ज़्यादा पास है. यानी कि हमने जो गेस किया था वो एक्सेप्टेबल है, यानी कि हाँ ऐसा हो सकता है. बट रियल लाइफ में ब्लोइंग बलून कंटिन्यूसली बहुत टायरिंग, बहुत थकान भरा एक्टिविटी हो जाएगी. क्यों, ये सिर्फ एक एस्टिमेशन था, मतलब एक गैस किया था हमने कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉज एंड पॉन्डर दिया गया है. थिंक ऑफ वन सिचुएशन वेयर एन एस्टिमेट आंसर, रफ गैस इज़ इनफ. थिंक ऑफ अनदर सिचुएशन व्हेन एग्जैक्ट वैल्यू इज़ नीडेड. सो ये बस ऐसे ही दिया हुआ है. साइंस सब्जेक्ट्स एंड इंटरकनेक्शंस. तो
ग्रेड 10 के बाद साइंस को डिवाइड किया जाएगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो जो इस साल से जो आपका नया रूल आया है, जिसमें 10th क्लास से आपको 9th में भी इवन आ गया है, तो आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे साइंस में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एक जो नया सब्जेक्ट आया है अर्थ साइंस, वो भी ग्रेड 9 और ग्रेड 10 में ऐड हो गया है। चैप्टर्स बिलोंग टू दीज डिफ़िकल्ट एरियाज, टू डिफरेंट एरियाज। This book also mentions exciting things in next level of boxes, but remember the real world does not follow strict boundaries. These divisions are made only to help recognize knowledge. I hope आपको ये समझ आ गया होगा। और भी इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं NCERT में, वो आप रीड कर लेना। बहुत ईजी चीज़ें हैं, यहाँ पे बेसिकली बताया गया है सब्जेक्ट्स के बारे में, और कुछ कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में एक रेडी टू गो बियॉन्ड है। तो मास्क जो पहनते थे हम कोविड के टाइम पे, तो वो किस तरीके से वर्क करता था। तो वी नीड नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स। कोविड-19 पेंडेमिक जो कि ग्लोबल डिजीज़ स्प्रेड था, वी यूज़ मास्क, अंडरस्टैंडिंग हाउ मास्क वर्क्स। तो यहाँ पे अलग अलग किस तरीके से मास्क यूज़ का क्या वर्क था वो आप देख सकते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में यहाँ पे दिया गया है मास्क का रोल। फिर यहाँ पे साइंस का मीनिंग दिया हुआ है, इसको भी आप रीड कर लेना, ठीक है। तो फाइनल लाइंस क्या है, इसकी पूरा कंक्लूजन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इस चैप्टर का। तो यहाँ पे मैं ये वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इसी तरह की 1 शॉट वीडियोज़ के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जो आपको अभी एंड स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी।